हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हू अपनी पूरी शैडो आर्मी लेकर जीजू आइलैंड पे पहुंच चुका होता है और उसकी शैडो आर्मी एंड के साथ फाइट कर रही होती है। और इधर जिन्हू सारे हंटर को पोषण पिला के हील कर चुका होता है, सिर्फ चा को छोड़कर, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। और तभी वहां पे एंड किंग आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिन्हू शुरू से उस फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है। और तभी एंड किंग अपने टंग से जिनू के चेहरे पे पैरालिसिस अटैक कर देता है, लेकिन जिनू अपनी सिस्टम की मदद से उसको हील कर लेता है। तब एंड किंग डिसाइड करता है अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज करने की, लेकिन जिनू उसे उस बैटल में भी डोमिनेट करने लगता है। और इस फाइट में एंड किंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर जिनू उस पे फाइनल अटैक कर उसका काम तमाम कर देता है। और इधर चा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और जिनू उसे एलेक्सर ऑफ लाइट देके ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कोई काम नहीं आता। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फाइनल एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जिनू सब कुछ ट्राई कर चुका होता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। इसलिए जिनू अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो बियोंग की बॉडी कहीं से ढूंढ कर लेके आए। और तभी एक शैडो सोल्जर बियोंग की बॉडी लेकर आता है और जिनू बिना टाइम वेस्ट किए अराइज बोलता है और बियोंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और बियोंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है और बिना टाइम वेस्ट किए वो हंटर चा को हील करने लगता है। और ये सब देखकर वहां पे बाकी हंटर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार जिन्हू को अपने पावर यूज करते हुए देख रहे थे। तभी योनो बोलता है कि वो चीज बियोंग नहीं हो सकता, जिस पे जिन्हू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे पता है। योनो बताता है कि बियोंग को कभी भी बैटलफील्ड में आना और फाइट करना पसंद नहीं था और हो सके तो उसे फिर बैटलफील्ड में मत लाना। जिस पे जिन्हू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो एक अच्छे दिल का इंसान हुआ करता होगा। ये बोलते ही वो बियोंग की तरफ जाता है और उसका एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। ये देखकर यूनो के आंखों में आंसू आ जाता है और बियोंग फाइनल गुड बाय करते हुए हवा में गायब हो जाता है। और यूनो जिनू को थैंक यू बोलता है और वो लोग केव से बाहर निकलने लगते हैं। और तब तक उनका हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। तभी जिनू बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से सारे एंड्स को खत्म करके आता हूँ। और फिर जिनू भी काइजल पे सवार होकर बाकी सारे एंड्स को मारने निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के हंटर मैनेजमेंट में। वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और काफी लंबी बातचीत हो रही होती है। वो लोग सोच रहे थे जिनू को अपनी कंट्री में लाने का, क्योंकि उनका मानना था कि कोरिया जैसे छोटे कंट्री में जिनू का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। और इधर दिखाया जाता है कि बाकी एंड्स को मारते मारते जिनू का लेवल 100 हो चुका होता है। फिर जिनू एंड किंग के बॉडी के पास जाता है और अराइज बोलता है। तभी वहां पूरा अंधेरा छा जाता है। ऐसा पहले जिनू के साथ कभी नहीं हुआ था और उसे लगता है कि उसका एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। तभी धीरे धीरे वहां से अंधेरा हटता है और सब नॉर्मल हो जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। और एंड किंग फाइनली जिनू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे एंड किंग का रैंक बताता है, जो होती है एक जनरल की। और जिनू समझ जाता है कि एंड किंग अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है। तब वो एंड क्वीन की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है और पीछे से एक आवाज आती है, माई किंग गिव मी अ नेम। जिनू शॉक हो जाता है ये देखकर कि एंड किंग शैडो सोल्जर बनने के बाद भी बोल सकता है। फिर वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें मारा, क्या तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे? जिस पे एंड किंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि आपने मुझे मारा नहीं है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपको अपनी आखिरी सांसों तक फॉलो करूंगा। फिर वो दोबारा जिनू को उसे एक नाम देने बोलता है और जिनू उसका नाम बेरू रखता है। फिर वो एंड क्वीन के पास जाता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसकी रैंक भी जनरल होती है। लेकिन एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद जिनू नोटिस करता है कि उसका कनेक्शन बाकी सारे शैडो एंड्स के साथ वीक होने लगता है और वो तुरंत बेरू से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। बेरू एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि एंड क्वीन की मेन एबिलिटी है क्लोनीज को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन करना। जिनू समझ जाता है कि एंड क्वीन फाइट नहीं कर सकती, इसलिए वो उसका एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिनू सोचता है बचे हुए एंड्स को जल्दी मारकर रेड खत्म करने का। और जिनू बेरू से पूछता है कि इस आइलैंड पे टोटल कितने एंड्स बचे हुए हैं। जिस पे बेरू रिप्लाई करते हुए कहता है कि रेड शुरू होने से पहले इस आइलैंड पे टोटल 8700 एंड्स थी, लेकिन अभी टोटल 4000 बची हुई है। फिर जिनू बेरू से पूछता है कि क्या तुम सभी एंड्स को मार सकते हो? बेरू रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, अगर आप ऑर्डर दे तो। तभी हम देखते हैं कि एंड क्वीन के मरने के बाद सारे एंड इधर उधर भटक रहे होते हैं। कोरियन हंटर्स जो उस आइलैंड के पास होते हैं वो इन सभी बचे कुचे एंड्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एंड्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी उनके सामने से एक चीज बहुत तेजी से गुजरती है और सारे एंड्स को मार देती है। इनफैक्ट ए रैंक और बी रैंक के हंटर को तो कुछ दिखता भी नहीं है। ये और कोई नहीं, बेरू होता है। उसका स्पीड इतना फास्ट होता है कि इवन हाई रैंक के हंटर भी उसकी स्पीड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और अब 2 दिन बीत चुका था, सारे एंड्स का सफाया हो गया था, लेकिन कुछ एंड्स उड़ते उड़ते चाइना के समुद्र तक पहुंच चुके थे। चाइना वालों को इसका पता था, वो पहले से ही अपने शिप लेके तैयार थे। और फिर हमें दिखता है कि एक चाइना का हंटर शिप के पास खड़ा होता है और वो एंड्स के आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही एंड्स उसके पास आते हैं वो अपने दोनों तलवार निकालता है और एक ही अटैक में सारे एंड्स को खत्म कर देता है। ये हंटर कोई और नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर होता है।
और अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां हमें एक और नेशनल लेवल हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है थॉमस एंड्रे। ये कोई आम हंटर नहीं होता, ये करेंटली दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर होता है। आपने वोंग डोंगसो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है, जिसके भाई को जिनू ने सीजन 1 में मार दिया था, तभी से वो जिनू के पीछे पड़ा हुआ है। वोंग डोंगसो थॉमस एंड्रे के गिल्ड का मेंबर होता है। थॉमस एंड्रे अपने मैनेजर से बात करते हुए कहता है कि वोंग डोंगसो मेरे गिल्ड का मेंबर है, अगर किसी ने उसे छुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोरियन माइनिंग टीम को देखते हैं, जो जीजू आइलैंड पे माना क्रिस्टल कलेक्ट करने आई होती है, और उनके साथ कई ए रैंक के हंटर भी होते हैं कि अगर कोई भी एंड्स बची हो तो वो उनके साथ डील कर सकें। जब वो माना क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। वो श्योर नहीं थे कि वो इंसान है या मॉन्स्टर, इसीलिए वो उसे रोकने का कोशिश करते हैं। और फिर वहां एक और मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है, वहां के सारे हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि एक बीस्ट मोनार्च और एक फ्रोस्ट मोनार्च होता है। बीस्ट मोनार्च बोलता है कि ये उसी की पावर लग रही है, जिसपे फ्रोस्ट मोनार्च रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। फिर बीस्ट मोनार्च बोलता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं जाके पूछ लेते हो, जिसमें फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है कि हम यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमारा हंट अभी भी जारी है। इतना बोलते ही दोनों वहां से एक पोर्टल खोलकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर जीजू आइलैंड पे मारे गए थे उनका फ्यूनरल हो रहा होता है, और वहां पर जिन्हू भी आया होता है, लेकिन वो तब तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है और सारे मीडिया वाले चारों तरफ उसी के पीछे पड़े होते हैं। पूरे देश दुनिया में उसी के बारे में बात हो रही होती है। वहाँ यूनो भी आया हुआ होता है। वो जिन्हू को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर तुम उस आइलैंड पे नहीं आते तो वो सारे मारे जाते। फिर वहाँ पे जिन्हू को चेयरमैन मिलते हैं। वो जिन्हू को न्यू गिल्ड खोलने की परमिशन दे देते हैं। फिर चेयरमैन जिन्हू से पूछते हैं कि क्या तुमने जीजू आइलैंड पे कोई बैरियर लगाया था, क्योंकि जो टीम वहाँ माइनिंग करने गई थी वो सारे बेहोश हो गए थे। जिन्हू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। उनको लगता है कि शायद एंट्स ने ही कोई ट्रैप लगाया होगा। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जिन्हू अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। तभी वहाँ अमेरिकन ब्यूरो ऑफ हंटर्स का एक बंदा आता है जिसका नाम एडम होता है, और वो जिन्हू को बता रहा होता है कि उनके डिप्यूटी डायरेक्टर को उससे कुछ बात करनी होती है। एडम कहता है कि हमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि सिर्फ कुछ सेलेक्टेड हंटर्स को पता है। क्या आप हमारे साथ हमारे ऑफिस चल सकते हैं, वहाँ आराम से बात होगी। लेकिन जिन्हू तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इन सभी चीजों का टाइम नहीं है। जिसपे एडम कहता है कि मुझे पता था आप ऐसे नहीं मानोगे, इसीलिए मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन छुपाने वाला नहीं हूँ। हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकता है, और हम लोग सिर्फ गिने चुने हंटर्स को चूज करते हैं। यह सुनकर जिनू थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो एडम के साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचते ही वो माइकल से मिलता है, जो वहाँ का डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। माइकल एक डील प्रपोज करता है कि अगर तुम कोरिया छोड़कर हमारे लिए अमेरिका के हंटर बन जाओगे तो मैं तुम्हारी पावर और भी अपग्रेड कर दूंगा। जिनू कहता है कि मैं कैसे मान लूं, क्या ये सच में पॉसिबल है। तभी माइकल एक हंटर को बुलाता है जिसका नाम मिस सेलर होता है। माइकल जिनू से बोलता है कि हम तुम्हारी पावर को डेमो के लिए 20 से 30% बढ़ा देंगे, लेकिन अगर तुम यूएस के हंटर बन जाओ तो हम तुम्हारी पावर के फुल लिमिट को अनलॉक कर देंगे। तभी मिस सेलर जिनू से बोलती है कि हर हंटर की पावर की कुछ लिमिट होती है और मैं अपने पावर से उस हंटर की लिमिट को अपग्रेड कर सकती हूँ। लेकिन उस बेचारी को क्या पता, उसके सामने बैठा बंदा कोई एरा गहरा हंटर नहीं बल्कि एक गॉड लेवल बिंग शैडो मोनार्च है, जिसके पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वो जिनू का हाथ पकड़ के उसके सोल के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा होता है। तभी उसको एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसकी तरफ उसकी आंखों में झांक रहा होता है, और ये देखकर मिस सेलार बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत जिनू का हाथ छोड़ देती है, और वो डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि आज तक उसने ऐसा पावर नहीं देखा था। ये देखकर सारे वहाँ के सिक्योरिटी जिनू पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी माइकल चिल्लाते हुए कहता है कि गन नीचे करो, और फिर वो तुरंत जिनू से सॉरी बोलता है। और इधर जिनू भी सोच में पड़ जाता है कि मिस सेलार ने आखिर ऐसा क्या देखा कि वो इतना ज्यादा डर गई। और वहाँ के लोग मिस सेलार को रेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं और जिनू से कहते हैं कि आज शायद उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, हम किसी और दिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और वो लोग जिनू से इन सभी चीजों की माफी मांगते हैं और फिर जिनू वहाँ से चला जाता है। और इधर वो लोग मिस सेलार से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा। मिस सेलार रिप्लाई करते हुए कहती है कि वो कोई मामूली हंटर नहीं है, ही इज द किंग, उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, उनके पास एक कॉल आई हुई होती है और उन्हें एक एस रैंक गेट का इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि अभी अभी तुरंत खुला हुआ होता है, वो भी एकदम बीच सड़क पर।
और उस एरिया में अभी कोई भी हंटर अवेलेबल नहीं होता है, और अगर वो किसी और हंटर को बुलाते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तभी चेयरमैन को याद आता है कि अभी जिन्हू यूएस एरिया में ही है, और वो तुरंत ही जिन्हू को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसे उस डंजर में जाने के लिए बोलते हैं, और अपना जिन्हू बिना टाइम गवाए वहां चला जाता है। और जिन्हू जैसे उस गेट में एंटर करता है वो गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है और बंद हो जाता है, और अंदर जिन्हू भी समझ जाता है कि ये गेट एक रेड गेट है और उसे आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर क्या, जिन्हू अपने सारे शैडो सोल्जर को समन करता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को धूल में मिलाते जाता है। और यहाँ जिन्हू कहता है कि हर एक हंटर का जन्म सिर्फ हंट करने के लिए होता है, चाहे वो मॉन्स्टर हो या इंसान, और सभी को सावधानी से रहना होगा ताकि वो किसी और हंटर का शिकार ना बन जाए, और खासकर हाई रैंक हंटर्स को, क्योंकि उनका हंट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और यहाँ पर सीजन 2 एपिसोड 13 खत्म होता है। और अगर आपको सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।